हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। वो जो हमारी सीरीज़ थी वो किस पे, वो आपकी जो है यूपीपीसीएस या यूपीएससी के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड थी, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही थी। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। टाइम चूँकि बहुत कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्री का फुल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है। इन्वायरमेंट के साथ साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी हो गया है। और अब जो है, जो बायो की जो क्लास चल रही है, बायो में भी जो है 5 से लेके 6 लेक्चर और बचे हुए हैं, ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। ज्योग्राफी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। जैसे ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आएंगे और पॉलिटी की भी क्लास चल रही है। मिडेबल भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है बायो से। बायो की जो सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 434 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर है 435। क्वेश्चन क्या है, काला जार किसके कारण होता है। लीशमैनिया डोनोवानी के कारण। किसके कारण, लीशमैनिया डोनोवानी। लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण काला जार रोग होता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई होती है। ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस सोने की बीमारी के कारण होता है। ट्राइकोमोनस महिलाओं में यौन संचारित रोग का कारण होता है। और जियोडिया छोटी आंत में संक्रमण के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप दस्त, पेट में ऐंठन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। काला जार किसके कारण होता है। काला जार होता है सैंड मक्खी, जिसे हम बालू मक्खी भी कहते हैं। निद्रा रोग सीसी मक्खी के कारण। और डेंगू ज्वर होता है एंडीज मच्छर के कारण। हाथी पांव रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण। फिर से हम एक बार देखेंगे, काला जार होता है सैंड फ्लाई मक्खी। निद्रा रोग होता है सीसी मक्खी। डेंगू ज्वर होता है एंडिस मच्छर के कारण। और हाथी पांव रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको, खून को। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि रक्त की बीमारी होती है। इस रोग के होने से शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्तक्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किससे, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। किसमें बढ़ोतरी होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की जो है कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में प्रतिरोधी क्षमता, मतलब डब्ल्यूबीसी जो है शरीर में प्रतिरोधी क्षमता के विकास हेतु उत्तरदायी होती है। इसमें असामान्य वृद्धि से ल्यूकेमिया रक्त कैंसर होता है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। यह अनियमित आकार की, केंद्रित और हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी की अपेक्षा बहुत कम होती है। मनुष्य के शरीर में संख्या 5 से 9,000 होती है। इसमें पाया जाने वाला लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। नेक्स्ट क्या है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें, छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। यह एक प्रकार की मानसिक रुग्णता से संबंधित है। सेरेब्रल पॉल्सी 3 साल से अधिक उम्र के 1,000 में से लगभग 2 से 3 बच्चे ग्रस्त होते हैं। इस बीमारी से दूसरी समस्याएं जैसे सीखने की क्षमता, देखने सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने से जो रोग होता है उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। लकवाग्रस्त रोग पैरालिसिस कहलाता है। और स्क्लेरोसिस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक आवरण को खा जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है। निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़े में होने वाला रोग होता है। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः बच्चों में
बच्चों में ही होता है। मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, इससे व्यक्ति के आँख की लेंस से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, रक्त का बनना बंद हो जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में पीलापन आ जाता है और कमजोरी महसूस होती है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, जो शरीर में शुगर की मात्रा को बनाए रखने में योगदान देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। वृक्क की जो है पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते रुकावट आती है। गुर्दे की पथरी इसी वजह से बनती है। नेक्स्ट क्या है? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदिक रोग पेंडेमिक कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु वह दूसरे देशों या दूसरे महाद्वीपों में फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं। हाल ही में देशांतरगामी महामारियों में कोरोना, HIV और H1N1 और इबोला महामारी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग एक छुआछूत बीमारी है जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण चूहे एवं गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है और जोनोप्सिला चोपिस प्लेग का सबसे भयानक पिस्सू है, क्योंकि यह आसानी से चूहे से मानव तक पहुंच जाता है। इस बीमारी में रोगी को बहुत तेज बुखार आता है और शरीर पर गिल्टियां निकल आती हैं, जबकि मलेरिया, डेंगू, पीतज्वर जो है मच्छर से होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह गुर्दे को प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग मनुष्य का गुर्दा प्रभावित होता है, जबकि पीलिया रोग से यकृत लीवर प्रभावित होता है। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? जवान महिलाओं में। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं में होता है जो युवावस्था में होती हैं। इससे भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती हैं। विवाह के पश्चात यह रोग स्वयं ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओरल सम्ब्यूकोस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। क्या कारण है? तंबाकू युक्त गुटखा। ओरल सिम्ब्यूकोस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा खाना। अत्यधिक गुटखा खाने से बीमारी पैदा होती है, जिससे मुंह कम खुलता है। नेक्स्ट है यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया है? किसने नष्ट की है? मैड काउ रोग ने यूरोप एवं अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को नष्ट किया है। यह संक्रमित गाय के बीफ उत्पादों को खाने से फैलता है। जानवर और इंसान दोनों को यह बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फाइसेमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? फुफ्फुस है, फेफड़ा है। एम्फाइसेमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण के द्वारा होती है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। एम्फाइसेमा वृद्धावस्था में होने वाला फेफड़े से संबंधित एक रोग है। 50 वर्ष से ऊपर अवस्था के लोगों में फेफड़े की कमजोरी के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जिसके कारण सीने में दर्द होने लगता है, जो वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय है कि उसे पक्षघात हो गया है, मतलब दोनों हाथों और पैरों में। टेट्राप्लेजिया नामक पक्षघात का शिकार होने पर मानव के हाथों पैरों में संवेदन व कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग होता है। मदिरा के अधिक सेवन से जो है यकृत में शोषण रोग हो जाता है। इसमें मनुष्य की त्वचा मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं। इस रोग से निजात पाने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित करता रहता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर श्वास बाधित होती रहती है, जिसके कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे
मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? क्या है? धान की भूसी की तेल मिलावट, घातक ड्रॉपसी जलोदर रोग की उत्पत्ति का कारण है। आजीमोन, बटर येलो, खनिज सफ़ेद एवं पैराबिन ऑयल, इंजन ऑयल के खाद्य, सरसों के तेल में मिलावट। आजीमोन सरसों के तेल में मिलाया जाने वाला एक विषाक्त पदार्थ है। इसमें साइनाइड का अंश होता है जो अत्यंत घातक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एस्बेस्टास जो है संबंधित है फेफड़े से, शीशा का संबंध मस्तिष्क से है। यह जो है एस्बेस्टास जो धूल है वह फेफड़े को प्रभावित करती है, शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा उदर को प्रभावित करता है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसको प्रभावित करती है? रक्त धाराओं को प्रभावित करती है। व्याधि और इसके कारण, क्वाशेरकोर, यह रोग बच्चों में हाथ पांव दुबलापन, मतलब इस रोग में बच्चों का जो हाथ पांव है वो दुबला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। यह प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस क्या है? यह रोग बच्चों की मांसपेशियां इसमें ढीली हो जाती हैं। यह रोग लंबे समय तक भूखे रहने, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। टीबी जीवाणु से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? यह विषाणु संक्रमण रोग होता है। फिर हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। इसमें क्या है? जो एंसेफ्लाइटिस है, एंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। फाइलेरिया का संबंध किससे है? यह लसिका पर्व से संबंधित है। ल्यूकेमिया संबंधित है अस्थिमज्जा से। मलेरिया का संबंध किससे है? रक्त कोशिकाओं से है। एंसेफ्लाइटिस संबंधित है मस्तिष्क से, फाइलेरिया संबंधित है लसिका पर्व से, ल्यूकेमिया संबंधित है अस्थिमज्जा से, फाइलेरिया का संबंध है रक्त कोशिकाओं से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत क्या है? मानव शरीर में फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो अस्थि होती है कौन सी है? फीमर है। हैजा रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। फीमर घुटने से कूल्हे तक फैली हुई शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। हैजा, जिसे एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है जो कि विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। एथलीट फुट एक कवकीय संक्रमण है जो पैर की उंगलियों और कभी-कभी पैर के अन्य भागों के बीच नरम क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात, संधिशोथ, आनुवंशिक रोग क्या है? क्षय रोग आनुवंशिक रोग नहीं है। पामा रोग चिचड़ी और मानसिक रोग है मनोविकलता। मधुमेह के रोगी में निम्न में से कौन सा लक्षण होते हैं? कौन सा लक्षण? केवल प्यास का अधिक लगना, केवल पेशाब का अधिक होना, केवल भूख का अधिक लगना, उपयुक्त सभी। मधुमेह मतलब जो डायबिटिक होते हैं, मतलब जो इनके डायबिटीज़ होता है, रोगों में अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित इंसुलिन मात्रा परिणात्मक एवं गुणात्मक रूप से कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त में शक्ति की मात्रा रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और अतिरिक्त शर्करा मूत्र मार्ग से बाहर निकलने लगती है। मधुमेह रोगी को प्यास अधिक लगती है, पेशाब बार-बार होता है और भूख अधिक लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़े को। फुफ्फुस प्रदाह, जिसे निमोनिया कहते हैं, फेफड़े में सूजन वाली एक परिस्थिति होती है जो प्राथमिक रूप से एल्वियोली कहे जाने वाले बेहद सूक्ष्म वायुकूपों को प्रभावित करती है। यह मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु, आमतौर पर सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं और परिस्थितियों जैसे स्वप्रतिरक्षित रोगों द्वारा संक्रमण से होती है। आम लक्षणों में खांसी, सीने में दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। नैदानिक उपकरण में एक्स-रे, बलगम की जांच शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ओटिटिस का संबंध कान से होता है। एंसेफ्लाइटिस का संबंध मस्तिष्क से होता है और लेरिंगाइटिस का संबंध होता है गले से। हेपेटाइटिस का संबंध किससे होता है? यकृत से होता है। फिर से एक बार देखेंगे। ओटिटिस संबंधित है कान से, एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क से है, लेरिंगाइटिस संबंधित है गले से, हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है। फिर क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। मलेरिया
एनोफ्लीज मच्छर से होता है, काला जार होता है बालू मच्छर मतलब सैंड फ्लाई से होता है। और इसमें क्या है डेंगू होता है चीता चीता जो है चीता जिसे टाइगर मच्छर के रूप में भी जानते हैं। एंसेफ्लाइटिस होता है क्यूलेक्स मच्छर। नौकनी रोग सीसा प्रदूषण के कारण नहीं होता है, यह रोग फ्लोराइड के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। मिनीमाटा रोग पारा प्रदूषण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण होता है। ये सारे फैक्ट्स को हमने पहले भी देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा रोग है? खसरा। छह रोग टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस रोग आदि सभी जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं जिसका निदान प्रतिजैविक के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जबकि खसरा एक विषाणु जनित रोग है जिसका निदान प्रतिजैविक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका जो है क्या है, खसरा एक विषाणु जनित रोग है। इसका जो है क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग आदि सभी जीवाणु मतलब आदि सभी को बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है, ये सारी बीमारी बैक्टीरिया से होने बीमारी जिसका निदान जो है एंटीबायोटिक के द्वारा किया जा सकता है, जबकि खसरा एक विषाणु जनित रोग है इसका जिसका निदान जो है एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं, रक्तहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांता क्या है? अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो माता पिता या पूर्वजों के द्वारा संतत में परिणित होते हैं। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांता, अल्काप्टोनूरिया और फेनिलकटोनूरिया, डाउन सिंड्रोम, एंथ्रोब्लास्टोसिस आदि अनुवांशिक रोग हैं, जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो यह क्या है? यह प्रतिजीवाणुक है। सल्फर ड्रग एक एंटीबैक्टीरियल औषधि है। सल्फर ड्रग को सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग मनुष्य की बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। क्या है? संपूर्ण वायरस का टीका है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। सिनोवैक वैक्सीन चीन आधारित बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी सिनोवैक द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिन जिसका उपयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने के लिए होता है, उत्पन्न किया जाता है खमीर से। स्टैटिन जिसका उपयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने हेतु मोलस्कस परप्यूरियस खमीर ईस्ट से उत्पन्न होता है। स्टैटिन रक्त में हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा है। इसका काम गैर ज़रूरत कोलेस्ट्रॉल को शरीर के बाहर निकालना है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम दवा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है कौन सा है? इंटरफेरान है। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं के विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है इंटरफेरान है। जब एक वायरल संक्रमण द्वारा शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरान नामक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। इंटरफेरान संक्रमित और मरने वाले मेजबान कोशिकाओं के बीच रिलीज किया जाता है। इंटरफेरान जीवित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण के लिए प्रतिरोधी बना देता है। बुखार इंटरफेरॉन के उत्पादन को बढ़ाता है। मनुष्य में इंटरफेरॉन के 3 समूह होते हैं। ए श्वेत रुधिर कोशिकाओं में इंटरफेरॉन, बी संयोजी ऊतक फाइब्रोब्लास्ट से इंटरफेरॉन, लिम्फोसाइट्स से इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। यह जो किससे प्राप्त होते हैं? यह जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे औषधियाँ प्रतिजैविक एवं एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज की थी। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा होता है? ट्यूर्निकेट परीक्षण।
टूर्निकेट परीक्षण डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण है टूर्निकेट परीक्षण। इस परीक्षण में कोशिका की दीवारों की नाजुकता का आकलन कर डेंगू के संक्रमण का पता लगाया जाता है। डेंगू बुखार एंडीज एंजेप्टी मच्छर से फैलता है, इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः प्रयोग टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट का परीक्षण एलिसा टेस्ट परीक्षण तथा जो है CD8 काउंट परीक्षण का प्रयोग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। किससे? एंडीज डेंगू की जो है विडाल टेस्ट का जो है प्रयोग करते हैं टाइफाइड के लिए, और एलिसा और जो है CD8 काउंट परीक्षण का प्रयोग करते हैं HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए। नार्को एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध होता है एड्स से। सॉरी, नार्को नहीं, नाको है। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध होता है किससे? एड्स से। नाको का पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस संस्था के द्वारा HIV एड्स नियंत्रण हेतु कार्य किए जाते हैं। नाको से यहाँ पे क्या नार्कोटिक्स याद आ रहा था, इसलिए जो है बार बार नार्को निकल रहा था। क्या है? नाको है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव शरीर के भीतर रोगों की पहचान की जाती है किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा। मानव शरीर के भीतर जो रोग है उसकी पहचान की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। एंडोस्कोप गुहादर्शी एक जो है प्रकाशित ऑप्टिकल, आमतौर पर एक पतला और ट्यूबलर चिकित्सा उपकरण है जिसकी सहायता से शरीर के अंदर किसी अंग अथवा छिद्रों की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टीबी के परीक्षण में विशिष्ट, टीबी के लिए जो है विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? तो है मंटॉक्स का जो है परीक्षण। विडॉल टेस्ट किससे संबंधित है? विडॉल टेस्ट को जो हमने देखा था वो आपका संबंधित है टाइफाइड से। क्षय रोग की जांच के लिए मंटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणुओं की खोज की। इसे यक्ष्मा अथवा काक रोग भी कहा जाता है। नवजात शिशु में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो कौन सा है? कुकुर खांसी है, टिटनेस है और क्या? डिप्थीरिया है। टिटनेस है, कुकुर खांसी है और क्या है? डिप्थीरिया है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन की वैक्सीन हेतु कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया अन्य रोगों से प्रतिरक्षित करने हेतु लगाई जाती है। टीबी से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। कैलमेट और जो है ग्यूरिन ने जो है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन मतलब BCG इसको फुल फॉर्म है के टीके की खोज की। यह टीका तापेदिक अथवा क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। सामान्यतया बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही यह टीका लगवा देना चाहिए ताकि इस प्रकार की जो गंभीर बीमारी है उससे छुटकारा दिलाया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सूरों को मानव रियासती क्षेत्र से दूर किसके उन्मूलन में सहायता करता है? मतलब दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायता करता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। सूरों को मानव रियासती क्षेत्र से दूर रखना जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। इनके वायरस एंजीयोटिक चक्र के अंतर्गत मच्छर एवं कुछ कशेरुकी जैसे पालतू सूअर और पक्षियों के बीच पहुँचते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह है इनमें से कोई भी पाँव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। हृदय धमनी के अवरुद्ध होने पर शल्यक्रिया द्वारा शरीर के प्रायः छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सिफिनस वन निकालकर यह उस धमनी के समानांतर जोड़ दिया जाता है जो अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे रक्त प्रवाह सामान्य हो जाता है। यह क्रिया बाईपास सर्जरी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्विनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय
औषाकी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी है? आर्टीथर है। क्विनैन के अतिरिक्त मलेरिया के लिए शाकी औषधि आर्टीथर का प्रयोग किया जाता है। सिंकोना पौधे की छाल से क्विनैन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है? इसका है हृदयाघात से। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का तात्पर्य है हृदयाघात से। वस्तुतः यह आकस्मिक चिकित्सा से संबंध रखता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु किससे? जो है हृदयाघात से। बीटा ब्लॉकर एक विशेष प्रकार की माध्यमिक रोकथाम दवाएं हैं जिनका उपयोग हृदयाघात के रोगियों में दूसरी बार हार्ट अटैक टालने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उच्च रक्तचाप इलाज करने में किया जाता है, किंतु यह हृदय रोगों की भी प्रारंभिक दवा नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुचर्चित ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बबल बेबी रोग वाले बच्चे में जन्म के समय ही प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसे बबल बेबी रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण IMRT। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया की दवा सिंकोना की छाल का कृत्रिम विकल्प है। क्या है? क्लोरोक्विन। सिंकोना की छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया की ज्वर की दवा है। क्लोरोक्विन मलेरिया को रोकने और उसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक दवा है। मलेरिया के कुछ प्रकार प्रतिरोधी उपभेदों और जटिल मामलों में आमतौर पर कुछ अतिरिक्त दवा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, समुद्री घास में निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आयोडीन है। समुद्री घास आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क के विकास थायराइड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होता है। यह शरीर के तापमान को भी विनियमित करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। चूँकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं रह सकता, इसलिए इसे दैनिक आधार पर लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा है? सोडियम 24 है। नेक्स्ट हम देखेंगे, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ये फास्फोरस 32 है। कौन सा है? फास्फोरस 32। रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं बीमारी की रोकथाम के लिए फास्फोरस 32 नामक रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतक्रम के लिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर और आर्सेनिक ट्यूबर की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयोग तभी हमने देखा था, कौन है? आर्सेनिक 74 है। फिर से हम इसको देखेंगे, मैच करना है। आर्सेनिक किससे संबंधित है? या ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट का संबंध कैंसर से है और इसका जो है सोडियम संबंधित है। रक्त व्यतक्रम से आयोडीन संबंधित है। किससे? थायराइड से संबंधित है। क्या हमने देखा? ये था ए है थर्ड। कोबाल्ट आपका 4 है, आयोडीन है पहला और ये सोडियम क्या है? दूसरा। तो ये सही है, सी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत जो है कोबाल्ट शरीर के अंतरंग के अम्बुर्द का उपचार करता है और आयोडीन 131 संबंधित है। थायराइड अर्बुद का उपचार संबंधित है और फास्फोरस 32 का संबंध स्वयं रक्तता का उपचार से संबंधित है। और गोल्ड जो 198 है आपका रेटिना 200 का उपयोग से संबंधित नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। किसका? विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है। कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? किसमें होगी? यह कार्डियोलॉजी जो है विभाग में कैथ लैब से संबंधित है। अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग कैथ लैब होती है। यह एक परीक्षण कक्ष है जिसमें डायग्नोस्टिक
इमेजिंग उपकरण होते हैं जो दिल की धमनियों कक्षों की कल्पना करते हैं और किसी भी असमानता का इलाज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से एलिजा परीक्षण कराया जाता है किसके लिए? एड्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसकी? मस्तिष्क की क्रियाविधि का रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? कौन सा था? ये टाइफाइड से संबंधित हमने देखा था। एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक प्रकार की तकनीक है जिससे रोगों के कारणों की सूक्ष्म जांच की जाती है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा जो है किससे संबंधित है? ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से संबंधित है, ईओजी आँख से संबंधित है, ईएमजी संबंधित है मांसपेशियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका जो है ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से। ईसीजी संबंधित है किससे? ईसीजी का जो है संबंध है हृदय से। और ऑडियोग्राफ का संबंध किससे है? कान से है। मेमोग्राफ का संबंध किससे है? मेमोग्राफ संबंधित है किससे? वक्ष से। फिर से हम एक बार देखें क्या था इसमें अल्टरनेट आंसर दिया हुआ डी। इसको मैच करेंगे। ऑडियोग्राफ किससे संबंधित है? कान से संबंधित है। ईईजी का संबंध हृदय से है। और ईसीजी हृदय संबंधित है। ईईजी संबंधित है किससे? जो है मस्तिष्क से संबंधित है। मेमोग्राफ संबंधित है किससे? वक्ष से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल रेफरेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का जो है उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। यह एक ऐसी चिकित्सा शाखा है जिसमें शल्य क्रिया द्वारा अस्थियों की विरूपता ठीक करने हेतु विवेचन किया जाता है। इसी के अंतर्गत आर्थोप्लास्टी आती है जो कि कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन जो है संबंधित है किससे? जो है टाइफाइड नाशी से। और क्रिस्टल वायलेट संबंधित है पूर्तिरोधी। क्विनीन संबंधित है मलेरिया रोधी। और सिंकोनीन संबंधित है निश्चेतक से। तो ये आपका गलत है। सिंकोनीन अथवा सिंकोना एक सदाबहार पादप होता है जो रूबिएसी कुल के पादप की छाल से क्विनैन नामक औषधि को प्राप्त करता है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। निश्चेतक के रूप में प्रायः नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को मैच करना है। कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? हृदय से। न्यूरोलॉजिस्ट हैं गुर्दे से संबंधित। यूरोलॉजिस्ट हैं मूत्र नलिका से संबंधित। और आर्कियोलिस्ट संबंधित हैं किससे? आँख से। कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है। नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है। यूरोलॉजिस्ट का संबंध मूत्र नलिका से है। अथवा ऑक्यूलिस्ट का संबंध है किससे? आँख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसको जो है सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? ए संबंधित है कि शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो है जीन थेरेपी का संबंध जो है किससे संबंधित है? रक्त रोगों के उपचार से। क्रायोनिक्स का संबंध जो है कोबाल्ट संबंधित है कैंसर के उपचार से। क्रायोनिक्स से संबंधित है पुनर्जीवित करने वाले पिंडों का जमना। किससे संबंधित है? ये संबंधित है पुनर्जीवित करने वाले जो है क्रायोनिक संबंधित है पुनर्जीवित करने वाले पिंडों का जमना से। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीन थेरेपी से रक्त संबंधित रोगों का इलाज होता है। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने से हेतु जीवित पिंडों का जमना है। और कोबाल्ट 60 नामक आइसोटोप्स का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हृदय आघात के समय सर्वप्रथम क्या उपाय करना चाहिए? हृदय की मालिश करनी चाहिए। हृदय आघात का अर्थ होता है अचानक दिल का काम करना बंद कर देना। ये दिल में से जुड़ी बीमारियों में सबसे खतरनाक होता है। हृदय आघात के समय सर्वप्रथम हृदय की मालिश करना चाहिए। अक्सर इस बीमारी में सीने में सबसे पहले दर्द होता है। इस बीमारी में रक्त संचार पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर से हम एक बार देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है इसके बारे में जानना। हृदय आघात का अर्थ होता है अचानक दिल का काम करना बंद कर देना।
अचानक से दिल जो है काम करना बंद हो जाता है। ये दिल से जुड़ी बीमारियों में सबसे खतरनाक होती है। हृदय आघात के समय सर्वप्रथम हृदय की मालिश करना चाहिए। अक्सर इस बीमारी में सीने में सबसे पहले दर्द रुकता है। इस बीमारी से रक्त संचार पूरी तरह से बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वह कौन-सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने से डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन-सा है जो है वृक्क के। वह कौन-सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने से डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। वृक्क की। किडनी के जो है रोगग्रस्त हो जाने से डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस का तात्पर्य है रक्त से अधिक पानी विषाक्त रक्त से जो है अधिक पानी अर्थात जो है रक्त से अधिक पानी विषाक्त पदार्थों एवं विलयन को बाहर कर रक्त को शुद्ध करने से वृक्क प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का कार्य करता है। परंतु रोगग्रस्त या जो है क्षमता में गिरावट या वृक्क कार्य करना बंद कर देने पर इसे रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस कर रक्त को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। तो ये आपका है आरएसवी विषाणु। आरएसवी विषाणु को घात करो छिप जाओ विषाणु कहते हैं। इनका पूरा नाम रिस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस है जो 2 से 7 साल की उम्र वाले बच्चों को यह वायरस अधिक प्रभावित करता है। तो ये आज का जो है चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जो है चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।